जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और आज एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पारितंत्र और जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं इकोसिस्टम। 12th क्लास की एनसीईआरटी का जो 14वां चैप्टर है उसे अपन आज डिस्कस करेंगे। 13वां चैप्टर से अपन ने इकोलॉजी स्टार्ट की थी। उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद और जितने भी वीडियोस हैं उनको देखने के बाद। तो आज अपन देखेंगे पहला टॉपिक पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता, उसके बाद में उत्पादकता एवं अपघटन। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो इस चैप्टर से लगभग 2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग 2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। इजी चैप्टर इकोलॉजी के जो 4 चैप्टर उसमें से सबसे इजी चैप्टर की अगर आप बात करोगे तो ये सबसे इजी है। तो स्टार्ट अपन करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, पूरे सेशन को देखिएगा, उसके बाद में एक बार फिर से एनसीईआरटी पढ़िएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट अपन करते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। इसमें टोटल 8 टॉपिक है। देखेंगे आप यहां पर तो 8 टॉपिक आपको दिख जाएंगे, छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो परिचय अपन देख लेते हैं पहले। पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है जहां पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ये लास्ट चैप्टर में भी अपन ने डिस्कस किया था, जितने भी जीव हैं किसी एकल जाति के जीवों की परिकल्पना करना संभव नहीं। जीव और जो जातियां हैं वो अलग अलग हो सकती है और वो सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अंतर क्रियाएं करते हैं। जीव तो करते ही है, लेकिन वो जो अजैविक कारक हैं जैसे प्रकाश, तापमान, मृदा, जल, उनके साथ में भी वो क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं वहां पर। तो जीवधारी जो है आपस में तो करते हैं, लेकिन आसपास का जो भौतिक पर्यावरण है उसके साथ में भी क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। जो इकोसिस्टम है वो एक छोटा सा तालाब हो सकता है, क्योंकि उसमें भी पानी है, उसमें छोटी मछलियां हैं, उसमें बड़ी मछलियां हैं, उसमें फाइटोप्लैंक्टन से, जू प्लैंक्टन से मतलब प्राणी प्लवक, पादप प्लवक और भी बहुत सारे जो आंखों से नहीं देख सकते वो भी जीव हैं। और महासागर में तो वैसे ही बड़ा है तो वैसे ही वहां पर जीव तो होंगे। कई पारिस्थितिक वैज्ञानिक संपूर्ण जीव मंडल को विश्व या ग्लोबी पारितंत्र के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित होते हैं। क्योंकि यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 2 आधारभूत श्रेणियों, एक तो स्थलीय और दूसरा जलीय, में बांटा गया है। अलग अलग पढ़ोगे तो जितना कॉम्प्लेक्स अपन जाएंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता जाएगा। तो यहां पर अपन ने क्या किया, 2 मेन कैटेगरीज में से डिवाइड कर दिया, एक तो स्थलीय टेरेस्ट्रिशियल, दूसरा एक्वेटिक जिसे अपन कहते हैं जलीय। उसमें अपन ने क्या कर दिया, पारितंत्र को 2 भागों में बांट दिया। जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल आदि कुछ स्थलीय पारितंत्र और झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियां एवं जवार जो है वो आपके पास क्या होंगे, जवार यहां तक हो गए, नदमुख या एस्टुअरी आदि कुछ जो है जलीय पारितंत्र के उदाहरण है। ये आपको ध्यान में रखना, सिंपल सा एक नया टर्म आपके पास क्या लिखा है, नदमुख। ठीक है, तो जो नया शब्द अपने पास लिखा है नदमुख, उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, बहुत बड़ा महासागर या सागर है, तो इसके आसपास में ही क्या होता है, छोटे छोटे जो तालाब जैसा जो होता है, जैसे अपन कह सकते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जो खारे पानी वाला जो होता है उसे अपन कहते हैं नदमुख। अब ये खारा पानी कहीं से झरने से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, और अंततः उसको कहाँ मिलना होता है, महासागर में ही मिलना होता है। ठीक है, जिसे एस्चुअरी भी कहता है। तो ये ध्यान रखना, नया शब्द है, कंफ्यूज हो जाओगे कभी भी। मानव निर्मित पारितंत्र के रूप में शस्य भूमि और जल जीवशाला को माना जाता है, तो ये कृत्रिम है। हम सबसे पहले पारितंत्र की संरचना को देखेंगे ताकि निवेश या उत्पादकता, ऊर्जा का स्थानांतरण, जिसमें आहार श्रृंखला या आहार जाल, पोषण चक्र और निर्गम निम्नीकरण एवं ऊर्जा क्षति का अवगमन कर सके। तो एक सीक्वेंस में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल तंत्र के संबंधों को भी देखेंगे, जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित इन ऊर्जाओं के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं। तो पहला जो टॉपिक है, पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता। स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस प्रकार से वो काम करता है।
तो अध्याय 13 में आपने पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें दोनों जैविक और अजैविक घटक शामिल। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया। आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से जैविक एवं अजैविक घटक जो है व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को तथा अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। आइए इन घटकों को और अधिक समेकित या संयुक्त रूप से देखें तथा जाने की पारितंत्र के इन घटकों के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह कैसे संपन्न होता है। ये तो अपन ने बात कर ली जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसकी। तो जैविक और अजैविक घटक जो है परस्पर क्रिया के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित हो जाती है इनके बीच में, जो प्रत्येक प्रकार की पारितंत्र की विशिष्टता है। स्पेसिफिक प्रकार जो इकोसिस्टम है उसमें जो जैविक और जो अजैविक घटक वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, वो ही इसकी जो है क्या है विशिष्टता है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि जल में है, कोई नदी में या तालाब में, वहां पर का जो आवास है, जो सिस्टम है और वहां के जो जीव है उनकी अलग क्रियाशीलता है, और स्थल पर जो मिलने वाले जंगल में मिल रहा है शेर, पेड़ पौधे, शिकारी, उनकी क्या है अलग विशेषता है। ठीक है। और अजैविक घटक की बात करें, जैसे अजैविक घटक अभी मैंने बताया तालाब में जल है, जंगल में अगर आप चलोगे तो क्या होगा, जल तो है ही लेकिन वहां पर प्रकाश की उपलब्धता होगी, वहां पर मृदा होगी, वो सब होगा। एक पारितंत्र की पादप एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना इसकी प्रजातियों के संगठन या कंपोजिशन को प्रकट करता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है, विभिन्न स्तरों पर, अलग अलग स्तर है, अलग अलग लेवल है। जैसे मान लीजिए लेवल है 4, तो यहाँ पर क्या मिलेगी, अलग अलग प्रकार की आपको क्या मिलेगी, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर मिलेगी आपको कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां मिलेगी अलग अलग स्तर पर। ठीक है, और इनका जो वितरण यहाँ पर हुआ उसे अपन कहते हैं स्तर विन्यास। स्तर में अपन ने क्या कर दिया, इनका विन्यास कर दिया, इनको अरेंज कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए बोला है कि एक जंगल में जो वृक्ष है वो सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर, जंगल में जो सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा, वृक्ष आएगा। उसके बाद में आपके पास क्या आएगी, झाड़ी आपके पास आएगी, छोटी छोटी झाड़ी आएगी। ठीक है, उसके बाद में जड़ी बूटियां वगैरह आएगी, और घास जो है सबसे निचले स्तर पर आएगी। तो ये अलग अलग स्तर यहाँ पर हो गए। पारिस्थितिक तंत्र में सारे घटक एक इकाई के रूप में तब क्रियाशील दिखते हैं जब आप निम्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं। जैसे लिखे हैं 4 जो पहलू है, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र। ठीक है, तो उत्पादकता नहीं होगी तब तक पोषण जो है, पोषण की अपन बात नहीं कर पाएंगे। और पोषण जिस जीव को मिलेगा उसका अपघटन होना भी जरूरी है, लेकिन अपघटन से पहले एक जीव से दूसरे जीव में क्या होगा, ऊर्जा का प्रवाह भी होगा। तो ये जो चारों कारक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, और ये आपके पास न्यूट्रिएंट साइकिल इंग्लिश में जैसा कहते हैं, और हिंदी में पोषण चक्र। उदाहरण से भी समझेंगे अभी। एक जलीय पारितंत्र के गुण धर्म को समझने के लिए आइए एक छोटे तालाब का उदाहरण स्वरूप लेते हैं। इजी है, फटाफट से पढ़ लें। यह एक औचित्यपूर्ण, स्वपोषी एवं अपेक्षित रूप से सरल उदाहरण है जो हमें एक जलीय पारितंत्र में यहाँ तक कि जटिल पारस्परिकता, अन्योन्य क्रिया को समझने में सहायक है। सिंपल समझेंगे तो जटिल अपने आप से समझ में आ जाएगा। एक तालाब उथले पानी वाला एक जल निकाय है जिसमें एक पारितंत्र के सभी मूलभूत घटक बेहतर ढंग से प्रदर्शित होते हैं। पानी क्या है, एक अजैविक घटक है, पहले ही मैंने आपको बता दिया, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होंगे। प्रचुर मृदा निक्षेप तालाब की तली में जमा होगी। तालाब है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जमीन जमीन नहीं है, जमीन है और वहां पर क्या मृदा भी जमी हुई है, और ऊपर आपके पास पानी है। फिर यहाँ से इसको सनलाइट भी मिल रही है, सौर ऊर्जा भी यहाँ पर मिल रही है। तो सौर निवेश, तापमान मिल रहा है, ताप का चक्र, दिन की अवधि, लंबाई तथा अन्य जलवायु परिस्थिति समुचे तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करते हैं। ठीक है, स्वपोषी घटक जैसे पादप, प्लवक, स्टार्टिंग में ही बता दिया, फाइटोप्लैंक्टन जिसे अपन कहते हैं, पुचकाई या शैवाल तथा प्लवक, जंतु प्लवक भी हो सकता है यहाँ पर, एवं निमग्न। निमग्न का मतलब जो पानी है उसके अंदर नीचे की ओर जो होते हैं वो निमग्न होता है, पानी के नीचे। और किनारों पर जो है सीमांत पादप, यहाँ किनारों पर क्या मिलेंगे, सीमांत पादप आपको यहाँ पर मिलेंगे। उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व जो है प्राणी पल्लवक तथा स्वतंत्र पल्लवी एवं तलीय वासी जीव स्वरूपों द्वारा पारितंत्र किया जाता है। अब घटक के उदाहरण, उपभोक्ता आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उपभोक्ता का मतलब क्या हो रहा है, जो उपभोग कर रहा है वो यहाँ पर प्राणी पल्लवक या स्वतंत्र पल्लवी जो इसके अंदर मिलेंगे वही तो उपभोग करेंगे। और मिल क्या क्या रहा है, अभी ऊपर ही अपन ने पढ़ा है यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है ना। और उसके बाद में जो है अब घटक की बात कर रहा है। अब घटक का मतलब डिकम्पोजर जो है वो उसमें कवक और जीवाणु है जो क्या करेंगे, जटिल को सरल में परिवर्तित करेंगे, जटिल जो है उसको सरल में परिवर्तित करेंगे, जो विशेष रूप से तालाब की तली में प्रचुरता से मिलते हैं। क्योंकि यहाँ जैसे मान लो प्राणी पल्लव, पादप पल्लव मर जाएगा तो वो क्या आएगा, हवा में तोड़ेगा नहीं, यहीं पर आएगा। और यहाँ पर इसका अपघटन होना जरूरी है, तो वो जो अपघटक है वो कहाँ मिलेगा, तली पर ही मिलेगा।
यह तंत्र किसी भी पारितंत्र और कुल मिलाकर जीवमंडल की सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं, अर्थात स्वपोषियों द्वारा सूर्य के विकिरण ऊर्जा के उपभोग से अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में बदलना, विभिन्न स्तरों के परपोषकों द्वारा स्वपोषकों का भक्षण, मृत जीवों की सामग्री का अपघटन एवं खनिजीकरण एवं स्वपोषकों के लिए मुक्त करना, इस घटना की पुनरावृत्ति बारंबार होती रहती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स इसने बता रखा है कि सूरज से आपको ऊर्जा मिलेगी, उसके बाद में जो पादप पल्लवक है उसको कोई दूसरा जीव खाएगा, मतलब जो स्वपोषी है उसको क्या करेगा, परपोषी खाएगा। स्वपोषी का मतलब जो खुद का भोजन खुद बना रहा है, और दूसरा जो जैसे नॉन वेजिटेरियन है वो उसको, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है वो उसको खाएगा। ठीक है, अलग अलग स्तर है वो। मृत जीव जो उसका अपघटन होगा, खनिजीकरण होगा, स्वपोषक जो है ऊर्जा को मुक्त करते हैं। ऊर्जा की एक दिशीय गतिशीलता उच्च पोषी स्तर की ओर तथा पर्यावरण में इसका अपव्यय और ऊष्मा के रूप में हानि होती है। ऊर्जा का जो है क्या होगा, फ्लो एक दिशा में ही होगा। जैसे मान लो यार छोटी घास है, उसको किसी जीव ने खाया, फिर इसको छोटे जीव को बड़े जीव ने खाया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि छोटा जीव इस बड़े जीव को खा जाएगा और ऊर्जा ले लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। छोटे से बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, तो एक दिशा में ही क्या होगा, ऊर्जा का फ्लो यहां से होगा। अब उसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है उत्पादकता। उत्पादक कौन है, कितनी उत्पादकता होती है, वो अपन देखेंगे यहाँ पर। किसी पारितंत्र की जो क्रियाशीलता है उसके साथ उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश की आधारभूत आवश्यकता। अगर सौर ऊर्जा को आप 6 महीने साल भर के लिए बंद कर दो, तो जो उत्पादक है, सबसे पहले पादप जो है वो अपना जो भी है उत्पाद उसे नहीं कर पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्द तो सूरज की जो ऊर्जा है उसका कंटिन्यूअसली आना जरूरी है। प्राथमिक उत्पादन जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा। प्राथमिक उत्पादक कौन होंगे, पादप ही होंगे, क्योंकि सबसे पहले वही उत्पादन कर रहे हैं ऊर्जा का। इसे क्या कर रहे हैं, इसे भार, जैसे ग्राम इनवर्स टू ऊर्जा किलो कैलोरी आपके पास यहाँ पर लिखा है। इस यूनिट को मैं बता देता हूँ क्या है। किलो कैलोरी यहां से अपन को समझ में आता ही, यह जो एम लिखा आपके पास वो इस स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि, टाइम अपने पास फिक्स है, प्रति इकाई क्षेत्र। तो जो क्षेत्र है यहाँ पर एम जो लिखा आपके पास मीटर से अपन ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, द्वारा उत्पादित किए गए जैव मात्रा कार्बनिक सामग्री। तो अगर भार में आप लेंगे तो ग्राम में यहाँ पर आपके पास लिखा, ऊर्जा में आप लेंगे तो किलो कैलोरी। जो पर यूनिट एरिया यहाँ पर प्रति इकाई क्षेत्र उसके लिए यूज में लिया गया। जैव मात्रा के उत्पादन की दर उत्पादकता कहते हैं। इसे देख सकते हैं पर यूनिट की बात कर रहे हैं तो ग्राम और ईयर में यहाँ पर लिखा पर ईयर, या ऊर्जा की आप बात करोगे तो किलो कैलोरी, मतलब एक इकाई समय की बात इसने कर ली है, जिससे विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। इन दोनों की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है। टोटल जो कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न हुए वो आपके पास है सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, उसमें से जो है पादप जो है क्या करेंगे, कुछ ऊर्जा को यहाँ पर या जो भी वहां पर सबस्ट्रेट बना है उसको श्वसन के रूप में उपयोग में ले लेंगे, तो वो आपके पास क्या होगी, नेट प्राथमिक उत्पादकता। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता की महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को हटा देते हैं तो नेट प्राथमिक उत्पादकता अपने को मिल जाती है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जिसे अपन कहते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और ये आपके पास जीपीपी ग्रोस हो जाता है एक तरह से, जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, जीपीपी और एनपीपी में कंफ्यूज ना होना है। शॉर्ट फॉर्म में लिखी इन्होंने फुल फॉर्म। नेट प्राथमिक उत्पादकता परपोषितों की खपत या शाक पक्षी या अपघटक के रूप के लिए उपलब्ध रहती। अब अपन पादप को खा रहे हैं तो वो शोषण के लिए जो उसने काम में लिया उसको हटा करके बाकी सारा जो वो अपना है। उसके बाद में द्वितीय उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है। फिर प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, इस प्रकार से चलता रहता है। प्राथमिक उत्पादकता एक निश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरण कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों के प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात कहा इसने कि सूर्य की उपलब्धता नहीं है, प्रकाश की उपलब्धता नहीं है तो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा या कम होगा।
बाकी जो पोषक हैं वहां पर पोषक वगैरह इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, जो भी एलिमेंट्स वगैरह तत्व है वो नहीं मिल रहे हैं या ज्यादा मिल रहे हैं, डेफिशिएंसी हो सकती है, कमी हो सकती है, ज्यादा से भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो उन पर निर्भर करता है कि प्राथमिक उत्पादकता कितनी होगी और कितनी नहीं होगी। इसीलिए विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में भिन्न भिन्न होती है। संपूर्ण जीव मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक भार के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आका गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। शुष्क भार इसने लिखा है, ठीक है। क्या हो रहा, प्राथमिक उत्पादकता के जो भार की बात कर रहे हैं उसमें कार्बनिक तत्व का जो है 170 बिलियन टन आका गया पूरे जीव मंडल का कुल प्राथमिक उत्पादकता। उसमें से क्या है, पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% जो समुद्र से ढका है, फिर भी बावजूद इसकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन ही है। तो समुद्र की उत्पादकता क्या है, कम है, लेकिन एरिया की बात करें तो एरिया क्या है, ज्यादा 70% है, लेकिन फिर भी 55 बिलियन टन जो है क्या इसकी उत्पादकता। बाकी 170 में से 55 आप माइनस कर लेंगे तो वो क्या होगा, ठीक है, बाकी जो स्थलीय है वहां से प्रोड्यूस होगा प्राथमिक उत्पादकता। तो शेष मात्रा भूमि पर उत्पन्न होती है। अपने शिक्षक के साथ महासागर की निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा कीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है अपघटन, डिकम्पोजिशन। अपघटन होना भी जरूरी है साइकिल के लिए। तो आपने शायद सुना होगा कि केंचुए को किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है, और ये आपने सुना है 11th क्लास के एनसीईआरटी के साथ में चैप्टर में। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन करने के साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पत्ती थी, पतझड़ आ गया, पादप जो है यहाँ से पत्तियां गिर गई नीचे, तो अब इनका भी तो क्या होगा, अपघटन होना जरूरी। ऐसा तो है नहीं कि वो सालों साल ये पत्तियां ऐसी कैसी रहेगी। 1 महीने बाद, 15 दिन बाद आप जाके देखोगे तो वहां पर वो पत्ती नहीं मिलेगी, उसका अपघटन हो चुका होता है, वो मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आ चुकी होती है, और यहाँ से जो भी इसके एलिमेंट है, जो भी तत्व है, वो मिट्टी के साथ में वापस से मिक्स हो जाएंगे और इस पादप तक वापस से पहुंच जाएंगे, तो वो अपघटन है। तो इसमें एक तरह से केंचुए का जो है रोल है काफी। उसी प्रकार अपघटन जटिल कार्बनिक पदार्थों को एक कार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। जटिल का सरल में परिवर्तन होना ही अपघटन है, सिंपल सी डेफिनेशन। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल, प्राणियों के मृत अवशेष, मलादि आदि अपरद या डेट्राइटस बनाते हैं। ये जो सब क्या है जिनका अपघटन होने जा रहा है उसे अपन कहते हैं डेट्राइटस, ठीक है, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण जो है वो आपको ध्यान में रखना है, सीक्वेंस में ध्यान में रखना। पहले खंडन होगा, उसके बाद में निक्षालन, उसके बाद में अपचयन, फिर ह्यूमस भवन और खनिजी भवन। ये जो 5 चरण है इनको एक सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है। कभी भी पूछ लेगा कि दिए गए अपघटन के जो चरण है उनको एक सीक्वेंस में जमाइए, या सही सीक्वेंस इनको खोजिए, ढूंढिए, जो भी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले खंडन होगा, उसके बाद में निक्षालन होगा, उसके बाद में अपचयन होगा, उसके बाद में ह्यूमस भवन, और सबसे लास्ट में खनिजी भवन, है ना। तो इसको अपन देख लेते हैं, उसके बाद में डायग्राम देखेंगे। तो अपरदाहारी जैसे कि केंचुए अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित करता है, डेट्राइटस को छोटे छोटे, ये जो पत्ती थी उसको छोटे छोटे में, या जो मृत जीव उसको छोटे छोटे में परिवर्तित करेगा, इसको अपन कहते हैं खंडन। उसके बाद में आती है निक्षालन। निक्षालन की जो आप बात करते हैं, तो निक्षालन प्रक्रिया में क्या होता है, जो जल विलेय कार्बनिक पोषक जो पदार्थ है वो भूमि के मृदा संस्तर में प्रवेश कर देता है। यहाँ जो जल में जो विलेयशील है वो मिट्टी में चले जाएंगे, उसे अपन कहते हैं निक्षालन। एक तरह से छानने की प्रोसेस हो गई, जल के साथ में चले जाए। कार्बनिक है, ठीक है, कार्बनिक और कार्बनिक में कंफ्यूज आपको नहीं होता, और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। उसके बाद में बैक्टीरियल एवं कवकीय एंजाइम अपरदों को सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ता है, इसे अपन कहते हैं अपचय। तो ये जो अपरद है, जो जल विलेय था वो तो चला गया, अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया है या जो कवक है जिसे अपन फंगस कहते हैं, वो क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देंगे, और इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं अपचय। तो 3 स्टेप यहाँ पर अपने हो गए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपरद पर समानांतर रूप से लगातार चलती रहती, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। जो प्रोसेस है ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की, ये मृदा में संपन्न होती है, किसके साथ में, अपघटन के साथ। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है, जिसे अपन ह्यूमस कहते हैं, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है।
जो सूक्ष्म जीव जो भी प्रोसेस करता है उसके लिए क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस होगा तो जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, धीमे धीमे होगी। ठीक है, और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता रहता है। स्वभाव या प्रकृति में कोलाइडल होने के कारण ये पोषक के भंडार का काम करता है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है और जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा एक कार्बनिक पोषक उत्पन्न करता है और उन्हें क्या कर देता है, मुक्त यहाँ पर कर देता है। इस चित्र को आप देखेंगे तो एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन लिखा है यहाँ पर, ये मृदा में उगा वृक्ष, यहाँ से पत्ती जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया। कुछ कीट एवं अन्य जीव द्वारा भक्षण होता है। भोज्य पदार्थों में ऊर्जा खाद्य जाल में प्रवेश करती है। तो ये पत्ती आपके पास है और ये कीट आपको दिख रहा है यहाँ से केंचुओं जैसा। ठीक है, इसमें से कुछ जो होंगे वापस से फ्री होंगे और कहाँ आ गए यहाँ पर, ये जो है फंगस और जो बैक्टीरिया उस द्वारा उपभोग कर ली जाएगी। ठीक है, और वो कचरे में बदल जाएगी और इस पत्ती को इसमें से जो कुछ तो चली जाएगी और कुछ क्या करेगी, रासायनिक क्रिया द्वारा मृदा में निक्षलित कर दी जाएगी। तो ये मृदा में आ जाएगा यहाँ पर जो भी इसके रसायन है वो, और उसके बाद में जो है यहाँ पर वापस से ये मिट्टी से होते हुए पादप में चले जाएंगे। और यहाँ जो अपन ने बात की थी कचरा वगैरह था, तो ये क्या हुआ, केंचुआ बैक्टीरिया जो है अपघटन करेगा और वापस से इसे मिट्टी में मुक्त कर देगा और इस मिट्टी में मुक्त होने के बाद में पादप में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रोसेस यहाँ पर होती है। आगे आने वाला जो पैराग्राफ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। अपघटन जो है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जो है जलवायु घटकों एवं अपरद के रासायनिक संघटनों द्वारा निर्धारित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अपघटन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन से हैं या नहीं है। दो ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है कि एक तो जलवायु जो घटक है वो, और जो अपरद जो है जिसका क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, उसका रासायनिक संगठन वो किससे बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। एक तना है और एक पत्ती है, तो पत्ती का रासायनिक संगठन अलग है, तने का अलग है। पत्ती आसानी से वहां पर अपघटित हो जाएगी और तने में समय लगेगा। ठीक है, जलवायु की बात करते हैं पहले। तो एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में यदि अपरद जो है काइटिन और लिग्निन से भरपूर होता है तब अपघटन की दर क्या होती है, धीमी होती है। जहां पर काइटिन ज्यादा और लिग्निन ज्यादा है तो वो धीरे होगा। यदि अपरद नाइट्रोजन और जल विलेय तत्वों जैसे चीनी आदि से भरपूर है तो ये तेज होगा। अब ये तो अपन ने बात कर ली इसकी। ताप एवं मृदा, ये अब बात करते हैं जलवायु घटक की। ठीक है, हाँ, जलवायु परिस्थिति की बात करें विशिष्ट में, तो यहाँ अपन ने कंपोजिशन की बात की। अब जलवायु की बात करते हैं तो ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु घटक है जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। ठीक है, ताप और दूसरा मृदा की नमी, क्या वहां पर नमी है और क्या नहीं है। अगर गर्म है, तापमान की बात की तो तापमान ज्यादा है या गर्म है। मृदा की नमी की बात करेंगे अभी, या आर्द्र पर्यावरण है तो अपघटन की गति तेज होगी, जबकि निम्न ताप है, तापमान कम है या अवायवीय अपघटन की गति जो है वहां पर धीमी होगी, क्योंकि अपघटन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। पहले अपन डिस्कस कर चुके। इसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा काफी है मेरे हिसाब से। उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में आया है। इस सेशन को पूरा आपने देखा है, उसके बाद में आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी मान लीजिए 0.0001% आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन खुला आपके लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और पूछिए। नहीं पूछेंगे तो मुझे तो नहीं पता चलेगा। यहाँ शर्माने की बात है नहीं कि पड़ोसी क्या सोचेगा कि मुझे इतना सा सवाल नहीं है। पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो, और नहीं है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले सेशन में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।